हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की पढ़ाई बिल्कुल जीरो से शुरू हो चुकी है और पूरी पढ़ाई टाइम से करवाई जाएगी आप सभी के लिए, खासकर वे बच्चे के लिए क्योंकि जो 2021 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के भी जो भी बच्चे हैं, लैंग्वेज का फर्क होता है, मैं उनके लिए भी क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन दोनों का सेम रहता है, बस भाषा यानी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हिंदी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हिंदी में और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि क्लास 10 की पढ़ाई मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सारी पढ़ाई आपको निःशुल्क यानी बिना किसी प्राइस के यानी कॉस्ट के पढ़ाया जाएगा और टाइम पूरे टाइम पे आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। पिछले क्लास में मैं पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया था। कुछ जो हम लोग के लिए जरूरी परिभाषा थी, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए। सभी बिल्कुल अच्छे से मैं समझा दिया था। ठीक है, अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा ताकि वे सभी भी वीडियो को देख सके। ठीक है दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि मैं ये तीन, अभी जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभाज्य संख्या, ये तीन भाषा बचा हुआ है। मैं इसको समझा के बता देता हूं आपको और मैं एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों करवाऊंगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि मैं चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाता चलूंगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेता चलूंगा और चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा और चैप्टर वाइज ही बोर्ड एग्जाम में जो पिछले 10 सालों में बोर्ड ने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, मैं सारे क्वेश्चन को आपको बताता चलूंगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और बोर्ड जो पूछे हैं मैं आपको होमवर्क में दूंगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं फिर से बता दूंगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो आप लोग परिमेय संख्या हेडिंग डाल के लिखिएगा। इसमें लिखे तो लिखिए वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। देखिएगा, यहाँ पे P बटा Q स्मॉल दे सकते हैं या कैपिटल भी दे सकते हैं, दोनों चलेगा। यानी वैसी संख्या या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। सॉरी, लिख लिए। क्या बोला मैं कि वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा या और Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू का 0 का मतलब क्या है, Q जो है ना ऐसे रहता है तो लोग बराबर कहते हैं Q बराबर 0। अगर यहाँ पे ऐसे काट दिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि नॉट इक्वल टू 0। मतलब अभी अगर नहीं काटेंगे तो कहेंगे Q बराबर 0 यानी Q का मान 0 होगा। इसको ऐसे काट दिए तो हो गया क्या, Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब शून्य कभी भी नहीं होगा।
यानी Q क्या होता है, Q यानी नीचे का मान कोई भी नंबर में जैसे 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/8 होगा, लेकिन नीचे वाला मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर नीचे वाला मान 0 हो गया तो वो दोस्तों अनडिफाइंड हो जाता है, वो कभी डिजिबल नहीं होता है, वो अमान्य हो जाता है। इसलिए परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो और Q का मान कभी भी 0 ना हो, ठीक है, उसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। समझ गए? चलिए उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए इसका। उदाहरण के लिए हम लोग क्या उदाहरण के लिए एग्जांपल में लिख लीजिएगा 1/2, 0, 1, ठीक है, 4, 0.2, ये सभी आपका जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। बोलिएगा दोस्तों कि 0 कैसे परिमेय संख्या है? 0, अरे नहीं कुछ तो नीचे में क्या, नहीं कुछ तो नीचे क्या एक P/Q के रूप में हो गया ना। अरे ऊपर वाला 0 हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला 0 कभी जिंदगी में नहीं होगा। अगर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं कुछ तो नीचे दे सकते हैं, ये दशमलव में है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर के बाद दशमलव है, एक नंबर के बाद दशमलव होता है, नीचे में 10 आता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा हेडिंग बनाइएगा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है उसको लिखिएगा, लिख लीजिए। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जहां P और Q कोई पूर्णांक, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब इसमें भी Q का मान 0 ना हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q का मान कब 0 ना हो, उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन वास्तविक संख्या से हमेशा पूछे जाते हैं। कि सिद्ध कीजिए कि कौन सी संख्या अपरिमेय है या परिमेय है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और बताऊंगा अभी कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम आया है, कब पूछा गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं एनसीईआरटी बुक के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा वही बोर्ड एग्जाम में 2021 में आएंगे, ये 100% मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और जो मैं दूं उसको आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब आप लोग समझ जाइएगा सअभाज्य संख्या, इसको हेडिंग बनाइएगा सअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या, ठीक है। हेडिंग बना के इसमें लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए तो 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मासा, हाँ 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मासा, मासा का मतलब होता है दोस्तों महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। हिंदी में जो है महत्तम समावर्तक कहते हैं, या इसे हम लोग शॉर्टकट में मासा भी कहा जाता है या मासा भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए? असअभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, या वैसा 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका मासा 1 हो, हाँ इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका मासा यानी लघुत्तम समावर्तक 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्द में एक और भाषा में कह सकते हैं, एक और इसका परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और ना हो,
दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और ना हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, यानी जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मैं सिखाऊंगा तो वहां पे एक के अलावा कोई ऐसा नंबर जो दोनों में एक के अलावा कोई और ना हो, ठीक है। तो जो आपको सही लगेगा लिख लीजिएगा। मेरी तरफ से जो बेस्ट एग्जांपल जो होगा इसका जो होगा वही लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनका मसा एक हो उसे हम लोग महत्तम सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, आ जाइए। ये एग्जांपल में पूछते भी हैं, हाँ बिल्कुल, एक एक नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर को आप समझते चलिए, एक एक नंबर मैं आपका नहीं छोड़ूंगा, एक नंबर भी नहीं छोड़ूंगा, जो बताऊंगा वही डायरेक्ट एग्जाम में आपके आएंगे। बस आप लोग भरोसा करके आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैं सफलता दिलाऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 4 दो नंबर है, हमेशा दो या दो से अधिक बोला है ना, दो या दो से अधिक मतलब दो नंबर भी हो सकता है या तीन नंबर भी हो सकता है। तो हमेशा एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या एक विषम संख्या हमेशा देखिएगा, ये विषम संख्या है कि नहीं है, अरे विषम संख्या बताएं ना किसे कहते हैं, तो जो दो से कट जाएगा वो सम होगा और जो दो से नहीं कटेगा वो विषम होगा। तो एक सम संख्या एक विषम संख्या का मासा हमेशा एक ही होता है, या कह सकते हैं कि एक विषम दोनों विषम संख्या रहेगा उसका भी मासा एक ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ दोनों सम संख्या रहेगा तो उसका मासा एक नहीं होगा, दोनों अगर सम संख्या होगा उसका मासा एक नहीं होगा। और ये मासा कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिएगा। अब देखिएगा 3 और 4 है, 3 और 4, 3 का दोस्तों हम लोग अगर इसको मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन फैक्टर गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे ना 3 गुना 1, इसके अलावा 3 को कोई और तरीका है लिखने का, नहीं लिख सकते हैं। 3 गुना 1 का मतलब 3। 4 को हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 4, नहीं कुछ तो हम 1 भी दे सकते हैं। 2 दुना 4, 4 तो हो गया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो कोई हर्ज होगा, 4 ही ना होगा, हो गया। देखिए अब ऐसा नंबर ढूंढिए, ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो देखिए दोस्तों एक जो है दोनों में है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो यहाँ पे जो है आपका इस नंबर का जो है, इस नंबर का मासा एक हो गया, इस नंबर का मासा एक हो गया। हमेशा बोले हैं क्या परिभाषा लिखा है कि दो या दो से अधिक वे संख्या जिनका मासा एक होगा वह कोप्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या 5 और 7। देखिएगा 5 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 into 1, अरे 5 गुना 1, इसको और कोई तरीका से नहीं लिख सकते, बस 5 गुना 1 5। 7 को अगर तोड़िएगा तो 7 गुना 1 लिखिएगा ना, 7 गुना 1 लिखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए कौन ऐसा नंबर जो दोनों में है, कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है, एक ही है, एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है, यानी इसका मासा भी एक आएगा। तो जिस दो संख्या का मासा एक होगा वो सअभाज्य संख्या होगा। दोस्तों एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, बोलेंगे आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सअभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे दिया 3 4, दूसरा ऑप्शन दे देगा चलिए 3 और 3, फिर तीसरा ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको 14 16, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा क्या, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बताएं ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको बनाइएगा तो फिर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। ये आप सारी जानकारी, बेसिक जानकारी थी, आप ही के पहले चैप्टर से ही रिलेटेड सारी जानकारी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, पहले चैप्टर की सारी जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, तब मैं कुछ एग्जांपल करवाऊंगा, तब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। एक एक चीज आपको बारीकी से और ऐसे समझाऊंगा जो आपको डायरेक्ट दिमाग और दिल दोनों को छू जाए। बस आप ध्यान से पढ़िए, मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। मैथ अगर किसी बच्चे को नहीं आता, मैं उसे भी मैथ सिखा दूंगा। बस आप मेहनत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है।
घर पे नोट्स बनाइए और जितना मैं बोलता हूँ बस उतना ही कीजिए, अदरवाइज कुछ मत पढ़िए, जितना मैं बोलूँ उतना पढ़िए। एक नंबर भी 100 मार्क्स में से एक नंबर भी ऐसा जो मैं पढ़ाया और बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो मैं उस दिन से पढ़ाना फिर छोड़ दूंगा, उस दिन से यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से मेहनत कीजिए, जो मैं बोलूंगा वही क्वेश्चन आएंगे और मैं जितना करवाऊंगा बस उसी का आप मेहनत करते चलिएगा। बोर्ड एग्जाम में 100 मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स में 100 मार्क्स आपके। चलिए अब देखिए, अब जो मैं बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 2 मार्क्स के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। वो क्या होता है देखिए, हम लिख सकते हैं यूक्लिड का भागलेमा या यूक्लिड भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है और हम लोग इसको जानेंगे, चलिएगा। क्या है यूक्लिड का भागलेमा या यूक्लिड भाग एल्गोरिदम, भाग को विभाजन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूक्लिड का भागलेमा, तो दोस्तों मैं बता दूं यूक्लिड एक यूक्लिड जो है मैथमेटिशियन है, मैथ के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को दिए थे। यूक्लिड एक थ्योरम भी है, ये थ्योरम बहुत सारे बनाते थे। ठीक है, भाग तो आपको पता है, भाग दिया जाता है। लेमा जो होता है, लेमा एक स्टेटमेंट है, लेमा जो होता है एक कथन होता है, एक कथन, लेमा एक प्रकार का कथन है, इसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा जो है एक प्रकार का स्टेटमेंट है और इसी की सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम जो है एक किसी भी प्रश्न को या किसी भी विशेष प्रकार के प्रश्न को क्या कहते हैं, किसी भी विशेष प्रकार के प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध प्रक्रिया, हिंदी में उसे चरणबद्ध कहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे। देखिए ये एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम क्या है, यानी ये जो है किसी भी विशेष प्रकार के प्रश्न को चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका बताता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो क्या है, अगर हम इसमें जान गए हैं तो यहां से एक फॉर्मूला आपके लिए मैं राइट डाउन करूंगा, बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या लिखें? यूक्लिड भागलेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये जो आपका होता है, नोट कर लीजिएगा, ये जो होता है इसमें हम लोग डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, ये आप हेडिंग बनाइएगा और उसमें आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ये मैं बता रहा हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यानी इसके स्टेटमेंट से, ये भाषा में क्यों लिखा आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि क्या a बराबर BQ प्लस R होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। मैं समझाऊंगा क्या है। देखिएगा, जहां 0 लेस देन एंड इक्वल टू R
एंड लेस देन बी। ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ऐसा समझाऊंगा दिमाग में से निकल जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पहले मैं पूरा थ्योरी लिख लेता हूं। इसको हम लोग यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी a बराबर b क्यू प्लस r था, यानी a आपका हो गया भाज्य, b हो गया आपका भाजक, q हो गया आपका भागफल और r आपका हो गया शेषफल, ठीक है। r मतलब शेषफल, क्या रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं, रिमाइंडर, उसी को रिमाइंडर कहा जाता है, शेषफल को। अब मैं आपको समझाता हूं साइड से, देखिए। अब मैं 25 में 25 से भाग दिया 53 में, 25 से 53 में भाग दे रहा हूं। बोलिए इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है? जिससे में भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो हमेशा भाजक होता है, तो माफ कीजिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है वो हमेशा भाज्य होता है, भाज्य हमेशा बड़ा यहां होता है, ठीक है। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। और यहां पे जो होगा ये आपका भागफल होगा, और नीचे जो आएगा ये आपका शेषफल होगा। अब जैसे भाग देते हैं, 25 को 50 से भाग देंगे, यहाँ 53 है तो 2 बार लगेगा ना, 2 बार में 25 दूना 50, 3 बचेगा, कट गया, देखिए अब भाग नहीं लगेगा। अब बताइए, जिसमें भाग दिए वो हो गया भाज्य, जिससे भाग दिए वो हो गया भाजक, इधर जो जितना टाइम्स मतलब जितना बार भाग दिए वो हो गया भागफल, और नीचे जो बच गया ये आपका हो गया शेषफल। यानी आपका ये हो गया a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका q, और नीचे वाला आपका हो गया r। समझ गए? जिस ये आपका a, ये आपका b, ये आपका q, ये आपका r। समझ गए? आगे भी समझाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। अगर लिखना है तो लिखते चलिएगा साथ ही साथ। चलिए अब इसमें मैं क्या लिखा, ये चीज तो आप समझ गए। डायरेक्ट ये जो आया ये फॉर्मूला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हिंदी में हम लोग, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक, और बीच में इंटू का साइन है, गुना का साइन है, गुने भागफल, प्लस है तो प्लस, आर मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट से आया। अब ये क्या लिखे हैं, ये मैं क्या लिखा, ये मैं लिखा हूं, देखिएगा फिर से इधर देखिएगा क्या बताया था। चलिए 2 बार में 50 लगाया थे, 3 आया। यहां पे अच्छे से समझिएगा, यहां पे क्या लिखा हूं, देखिएगा बीच में ध्यान से कि R जो है, अच्छा एक बात बताइए, ये चीज आपको पता है कि नहीं, ये और ये तो जानते होंगे, ये इक्वल टू होता है, ये जो होता है जिस साइड मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। जिस साइड ये मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, और जिस साइड बंद रहता है वो आपका क्या हो जाएगा, छोटा नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक को हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं, एक को हम लोग लेस देन कहते हैं। ग्रेटर का मतलब बड़ा और लेस देन का मतलब छोटा, ठीक है। चलिए और इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे मैं वो लिख के समझाता हूं कि 0 है यहाँ पे r ग्रेटर देन b, सॉरी लेस देन b। देखिए क्या है, ये आपको बीच वाला देखना है, बीच वाला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। r है, अब देखिएगा इसको भूल जाइए, r का मान जो हो गया यहाँ पे देखिएगा, r का मान जो हो गया यहाँ बराबर है ना, बराबर यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन है, मतलब किधर बड़ा, किधर मुंह खुला हुआ है,
मुंह खुला हुआ है आर के तरफ, यानी आर का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये साइड मुंह खुला हुआ है यानी आर का मान जो होगा बड़ा होगा, किससे, 0 से बड़ा होगा। और बराबर भी दिया हुआ है साथ ही साथ, बराबर ऐसे जो लिया हुआ है बराबर है, यानी आर का मान 0 भी हो सकता है, आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। पहले आप इतना ही समझिए, आर का मान 0 भी हो सकता है, नहीं तो आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, जब भी हम किसी नंबर में भाग देते हैं तो क्या शेषफल 0 आता है या नहीं आता है? जब किसी नंबर पे किसी से भाग देते हैं शेषफल 0 आता है, नहीं आता है? आता है। दो कंडीशन होता है, या तो शेषफल बचता है या तो शेषफल 0 आता है, कट जाता है तो 0 आता है। अब देखिए इसी नंबर को जब मैं भाग दिया तो शेषफल क्या आया, शेषफल 3 आया। तो बोलिए शेषफल 3 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं, मतलब r जो है 0 से बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे r इस साइड खुला हुआ है यानी r का मान 0 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है। अब बोलिए अगर यहाँ पे 50 देते हैं और 2 बार में लग जाता भाग, यहाँ शेषफल कुछ नहीं 0, तो बोलिएगा यहाँ पे शेषफल 0 यानी यहाँ पे r का मान 0 के बराबर भी होगा कि नहीं, होगा ना। अच्छे से समझा देंगे, एकदम दिमाग में सेट कर देंगे, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि r जब भी किसी नंबर को हम भाग देते हैं, r जो होता है शेषफल का मान 0 भी आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। अब ये वाला इस साइड को समझिएगा, ये वाले देखिए ये क्या है। अब यहाँ पे r जो है ना, अब देखिएगा ये साइड किधर खुला हुआ है, ये इस साइड खुला हुआ है यानी r से b बड़ा होगा। ये r और b है ना, ये साइड मुंह खुला हुआ है यानी r जो है लेस देन b है, मतलब r जो है b से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि मुंह इधर बंद है ना, तो बंद है, अब b की तरफ खुला हुआ, जो खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, जो बंद रहता है वो छोटा होता है। तो b बड़ा है, b बड़ा है क्योंकि मुंह इधर खुला हुआ है, r छोटा है यानी r की तरफ मुंह बंद है इसलिए छोटा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी b क्या होता है, b दोस्तों क्या होता है, भाजक होता है। भाजक मतलब जो भी होता है, अब यहाँ पे भाग दिए हैं, भाजक जो होता है, यहाँ पे 53 था, यहाँ पे शेषफल 3 आया, भाजक जो भी होता है ये हमेशा r से छोटा होता है। देखिएगा r यहाँ है, r से हमेशा, या माफ कीजिएगा, r से हमेशा बड़ा होगा, r का मान जो भी होगा उससे बड़ा होगा b। b क्या, b माने भाजक, ये आपका b है, ठीक है, ये आपका a है, यहाँ पे आपका r है। बस आपको तो यहाँ पे r समझना है, r और b के बारे में, कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा, r का मान हमेशा b से छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, भाग लग जाएगा। देखिए ना यहाँ पे r का मान 3 आया, यहाँ पे b का मान 25 है, कौन बड़ा है, 25 बड़ा है कि 3 बड़ा है। r का मान छोटा है कि नहीं b से, है छोटा है कि नहीं b से, बिल्कुल छोटा है। अगर यहाँ पे 30 हो जाता, अगर यहाँ पे मान लेते 30 हो जाता, तो बोलिए ये r हो गया, ये b हो गया, देखिए b छोटा हो गया ना, तो b छोटा हो गया तो क्या भाग नहीं लगेगा, एक बार में लगा देंगे ना 25 तो 5 आ जाएगा। फिर शेषफल यहाँ देखना है, देखिए अब r का मान b से छोटा है कि नहीं, इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब पूरा समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो होता है हमेशा r का मान जो होता है शेषफल हमेशा 0 होता है या 0 के बराबर होता है, और b जो होता है यानी भाजक जो होता है, जिस नंबर से हम लोग भाग देते हैं उससे हमेशा r जो होता है छोटा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, चलिए मिटाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, चलिए 252 और 1540, इसको आप लोग को एक बार बताइए, आप लोग को मासा निकालने आता है कि नहीं आता है? अरे भाग विधि से
भाग विधि से मासा निकालने आता है? महत्तम समावर्तक भाग विधि से नहीं जानते हैं? एक बार फिर से समझा देते हैं, पीछे से लेके चलते हैं आपको, चौथा पांचवा में लेके चलते हैं आपको। जैसे कि आपको बोल देंगे 42 है और 60 है, तो कहेगा इसका मासा निकालिए, भाग विधि से इसका मासा निकालना। तो क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का मासा निकालना है, भाग विधि से मासा निकालना है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर से ही ना बड़ा में भाग देते हैं, भाग दीजिए। और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। भाग तब तक देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो भाग देंगे, एक बार लगेगा 42, क्या बचा, ये इसमें गया, एक कैरी लिया, एक पैचा लिया, इसमें 10, 10 में से 2 गया 8, बचा कितना 5, 5 में से 4 गया तो कितना 1 बचा। शेषफल 0 आया शेषफल 0 नहीं ना आया, फिर से इसको भाग देंगे। अब ऐसे इसको फिर भाग दिया जाता है, ऐसे इसको घेर के, और जिससे भाग दिए थे फिर वही चीज उतारना पड़ता है, जिससे भाग दिए थे वही चीज को उतारना पड़ता है। यहाँ पे 42, ठीक है। अब भाग लगाइए, कितना मान लगेगा 18। पहाड़ा याद करवाए है ना, पहाड़ा याद करवाए ना। अब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप बोलिएगा कि सर आप सही बोले थे। हाँ चलिए, 18 कितना मान लगेगा, 18 तिया 36, 18 चौके 72 नहीं लगेगा, 18 दूना कितना, माफ कीजिएगा, 18 दूना 36 लग जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो 3 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 42 है, और 3 बार में लगाएंगे तो 54 आ जा रहा है, तो ज्यादा नहीं लगता है, हमेशा कम ही लगता है। 2 बार में लगाएंगे 18 दूना 36, तो यहाँ पे कैरी लिए 12, 12 से 6 गया तो 6, और ये कट गया। शेषफल 0 आ गया क्या, शेषफल 0 आया क्या, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर भाग दीजिए, फिर भाग दीजिए मतलब अब इसको फिर घेर देंगे। अब क्या लिखेंगे, इसको घेर दिए, क्या ऊपर वाला लिखेंगे, नहीं, इस जिससे इसको भाग दिए थे, ये वाला नंबर 18। भाग लगाइए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दिया 18, पूरा पूरी कट गया, यानी 3 बार में 18 कट गया। शेषफल क्या गया 0। हम लोग बोलेंगे क्या, इसका मासा क्या आएगा, मासा इसका 6 आएगा। यहाँ पे साइड में जो नंबर आता है वही मासा कहलाता है। नहीं समझे, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। अब जैसे कि आपको 50 और 90 में का मासा निकालना है, 50 और 90 का मासा निकालना है, तो छोटा वाला नंबर से हमेशा बड़ा वाला नंबर में क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। कितना बार लगाएंगे, 50 से कम 50, क्योंकि 2 बार में 100 हो जाएगा तो नहीं लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगता है, तो 1 बार में लगाएंगे 50, 90, यहाँ पे यानी 0 का 0, 5 में से 9 में से 5 गया तो कितना 4। शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो फिर इसको भाग देंगे ऐसे, और ये वाले नंबर को उतार देंगे। अब बोलिए कितना बार में, 40 से कम 40, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 बार में 80 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 50 ही है, 80 लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए कितना बचेगा, 10 बचा। शेषफल 0 आ गया क्या, नहीं आया शेषफल 0, फिर से लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, 40 यहाँ पे शेषफल जो बचता है वो लिखते हैं, और भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पे शेषफल जो बच जाता है फिर जिससे भाग देते हैं वही यहाँ पे लिखा आता है। बोलिए कितना बार लगेगा, 10 की पारा में 40 आता है कि नहीं, 4 बार में 40 आ गया। शेषफल 0 आ गया, नहीं इसका मासा आएगा, कितना मासा आएगा इसका 10 इसका। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि मासा कैसे निकालना है भाग विधि से। अरे बचपन में जो पढ़े थे 4 क्लास 5 क्लास में, जो भाग विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए सीखते थे, वही आज बताए हैं। और जो फॉर्मूला मैं आपको सिखाया, मैं बताया, जो समझाया, आज उस पर क्वेश्चन करते, लेकिन वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, फिर आप लोग समझ भी नहीं पाएगा, तो फिर मेरा बताना बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में उस फॉर्मूला पे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से जबरदस्त कंसेप्ट के साथ मैं आपको सिखा दूंगा, और ऐसा सिखाऊंगा कि आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर एकदम आप लिख के रख लीजिएगा कि मेरा 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वहां से एक क्वेश्चन आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
किसी भी नंबर का मासा कैसे निकाला जाता है मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। मैं जबरदस्त कंसेप्ट के साथ मैं अगले वीडियो में उसको समझाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा और कभी आप उसे भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अभी मैं जो 5 क्लास 4 क्लास में जो पढ़ाया जाता है भाग विधि से मासा निकालना, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है इस चीज में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो मैं अभी बताया 2 क्वेश्चन को बताया, सिखाया, आप लोग बार बार उसे देखिएगा, सीख जाइएगा। तो ये मैं 5 क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क के तौर पे, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। ये 5 क्वेश्चन आप इसका जैसे मैं अभी बताया भाग विधि से, वैसे ही इन 5 क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, इनका मासा निकाल लीजिएगा। अगले क्लास मैं जब अगले क्लास कल लेके आऊंगा उसमें मैं बेहतरीन तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मासा कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो है 16, 17, 18, 19, 20 या पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछे थे, वो क्वेश्चन कैसा आया था, मैं वो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप लोग खुद बनाइएगा। मैं एक बार सिखाऊंगा और वो क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यही रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।